Classification of alternator according to rotating parts. रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है तथा आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ स्लिप की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। इसका उपयोग कम शक्ति वाले अल्टरनेटर में किया जाता है। रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर यानी रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आर्मेचर के मध्य घूमता है। रोटर वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए केवल दो स्लिप रिंग के द्वारा डीसी की आपूर्ति की जाती है। इसमें फील्ड हल्के होने के कारण अधिक गति से सरलतापूर्वक घूर्णन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेज, सिंगल फेज अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर आकार में छोटे होते हैं। इनमें एक तार फेज के रूप में होता है तथा एक तार न्यूट्रल के रूप में होता है। ये अल्टरनेटर सामान्यतः 650 वोल्ट तक कार्य करते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है। पोली फेज अल्टरनेटर, इसमें 3 फेज की वाइंडिंग एक दूसरे से 120 अंश पर स्थापित की जाती है। तीनों वाइंडिंग एक सिरे को जोड़कर स्टार या डेल्टा फॉर्म में बना सकते हैं। ये उच्च वोल्टता वाली धारा उत्पन्न करता है। इसके द्वारा अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड, देखिए सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर, जिस प्रत्यावर्तक में रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर के द्वारा प्रदान की जाती है, वह स्व उत्तेजित प्रत्यावर्तक कहलाती है। अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर, जिस प्रत्यावर्तक में रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई पृथक डीसी जनरेटर अथवा बैटरी के द्वारा प्रदान की जाती है, वह पृथक उत्तेजित प्रत्यावर्तक कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, देखिए जल टरबाइन प्रत्यावर्तक, वाटर टरबाइन अल्टरनेटर, वाटर टरबाइन का प्रयोग नदी, नहर आदि पर बांध बनाकर जल को एकत्र कर ऊंचाई से जल प्रवाहित कर विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। स्टीम टरबाइन प्रत्यावर्तक, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर, इस अल्टरनेटर में रोटर को घुमाने के लिए हाई प्रेशर उच्च दाब पर वाष्प चालित टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ऑयल इंजन अल्टरनेटर, डीजल मिट्टी तेल चालित ऑयल इंजन का इस अल्टरनेटर में प्राइम मूवर के रूप में किया जाता है। इसे कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। इंजन के संचालन से अल्टरनेटर भी दोलन करता है। पिच गुणक या कुंडली विस्तार, पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन, कॉइल साइड 1 180 माइनस अल्फा, अल्फा कॉइल साइड 2 NS 180 माइनस इलेक्ट्रिकल, कॉइल साइड 2 कॉइल साइड 1 फुल पिच कॉइल। यह किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के वेक्टर योग तथा उनके बीजगणितीय योग का अनुपात होता है। पूर्ण पिच, लघु पिच, पूर्ण पिच को 5/6, ध्रुव पिच 6। अल्टरनेटर में स्थापित कॉइल के दोनों सिरों में यदि 180 अंश का अंतर हो तो उसे फुल पिच कॉइल कहते हैं। फुल पिच कॉइल में कॉइल के दोनों सिरों में वोल्टेज एक समान रहते हैं, E1 बराबर E2, कुल 2E1। लघु पिच कॉइल अल्टरनेटर में स्थापित कॉइल के दोनों सिरों में यदि 180 अंश से कम का अंतर हो तो उसे शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं। NS कॉइल साइड 1 कॉइल साइड 2, देखिए अल्फा 180 माइनस अल्फा। शॉर्ट पिच कॉइल में वोल्टेज दोनों सिरों में अलग अलग होते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल में वोल्टेज व करंट इन फेज में नहीं होते हैं, एक फेज में नहीं होते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल में वोल्टेज E बराबर 2E1 cos अल्फा बाई 2 होती है।
यहाँ अल्फा नंबर ऑफ स्लॉट्स इन शॉर्ट पिच कॉयल बटे के नंबर ऑफ स्लॉट्स इन पुल पिच गुणे की 180 अंश। पिच फैक्टर शॉर्ट पिच में उत्पन्न ईएमएफ और फुल पिच कॉयल में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात होता है। पिच फैक्टर को केपी से प्रदर्शित करते हैं। केपी बराबर प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग बटा के प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का अंकगणितीय योग। केपी बराबर 2E1 cos अल्फा बाई 2 बटे के 2E1। केपी बराबर cos अल्फा बाई 2। अल्फा एक कॉइल में पार्श्वों के बीच फेज अंतर। केपी ईएमएफ इन शॉर्ट पिच कॉइल बटे के ईएमएफ इन फुल पिच कॉइल। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका अधिकतम मान एक फुल पिच कॉइल हेतु होता है जबकि शॉर्ट पिच कॉइल में एक से कम होता है। प्रत्यावर्तक में प्रायः शॉर्ट पिच वाइंडिंग की जाती है कॉइल के पिच घटा देने से। देखिए, पहला हार्मोनिक प्रभाव खत्म हो जाता है, दूसरा ईएमएफ की साइन वेव अच्छी हो जाती है, एंड कनेक्शनों में तांबे की बचत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी आर्मेचर वाइंडिंग को अल्टरनेटर में प्रत्येक पोल के लिए स्लॉट में फैलाया जाता है। इससे एक पोल के नीचे जितनी कॉइल आती है उनके सिरों में उत्पन्न ईएमएफ इन फेज नहीं होता है, अर्थात कुल ईएमएफ सभी कॉइलों का ईएमएफ न होकर सदिश जोड़ होता है। केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर सभी कॉइलों के ईएमएफ का वेक्टर जोड़ बटे के सभी कॉइलों के ईएमएफ का बीजगणितीय जोड़। केडी बराबर साइन एन बीटा बाई 2 बटे के एन साइन बीटा बाई 2। एन प्रति फेज प्रति पोल स्लॉट की संख्या, बीटा दो स्लॉटों के बीच कोणीय विस्थापन। बीटा बराबर 180 बटे के एन। इसका मान सदैव एक से कम होता है। कंसंट्रिक बाइंडिंग के लिए इसका मान 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ब्रीथ फैक्टर या स्प्रेड फैक्टर भी कहा जाता है। बाइंडिंग फैक्टर सामान्यतः केपी और केडी के गुणनफल को बाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। के डब्ल्यू बराबर केपी इंटू केडी। चूंकि प्रत्यावर्तक की आर्मेचर प्रायः स्टार में संयोजित होती है तो E1 बराबर करने में 3 गुणे 4.44 गुणे केपी गुणे केडी गुणे फाई गुणे एफ गुणे टी वोल्ट होता है। केपी बराबर 1 आर्मेचर की फुल पिच बाइंडिंग हेतु, केपी का मान 1 से कम आर्मेचर के शॉर्ट पिच बाइंडिंग हेतु, केडी बराबर 1 आर्मेचर की कंसेंट्रिक बाइंडिंग हेतु, केडी का मान 1 से कम आर्मेचर की डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग हेतु। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन। किसी प्रत्यावर्तक में नो लोड वोल्टेज एवं फुल लोड वोल्टेज के अंतर तथा फुल लोड वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। लैगिंग लोड पर यह धनात्मक होता है, लीडिंग लोड पर यह ऋणात्मक होता है। इसका मान जितना कम हो उतना अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन E0 माइनस ई भी बटे की भी गुणे की 100। भी फुल लोड पर टर्मिनल विभव है, E0 नो लोड पर टर्मिनल विभव है। वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे प्रचलित विधि ईएमएफ विधि है। वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे शुद्ध विधि कोटियार ट्रायंगल विधि है। इसे शून्य शक्ति गुणक विधि जीरो पावर फैक्टर भी कहते हैं। अब देखिए वोल्टता नियमन का तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड एक निराशावादी विधि पेसिमिस्टिक मेथड है क्योंकि इसका मान सदैव निर्धारित वोल्टेज रेगुलेशन से अधिक प्राप्त होता है। वोल्टेज नियमन की ज्ञात करने की ईएमएफ विधि आशावादी विधि ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहलाती है क्योंकि इस विधि से प्राप्त वोल्टता नियमन का मान सदैव वास्तविक मान से कम होता है। इसका मान भार की प्रकृति अर्थात भार धारा, भार की शक्ति गुणक दोनों
पर निर्भर करता है। इसका मान सामान्यतः 10 से 15% तक होता है एवं भार के शून्य पश्चगामी शक्ति गुणक हेतु यह 35% तक हो जाता है। यदि किसी अल्टरनेटर का वोल्ट संयोजित कर दिया जाए तो इसकी वोल्टता 480 से बढ़कर 660 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज बराबर भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटे के भी फुल लोड गुणे के 100, 660 माइनस 480 बटा के 480 गुणे के 100, बोले तो 37.5%। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लीडिंग होने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, जबकि पावर फैक्टर लैगिंग होने पर अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज घटता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। ओपन सर्किट विशेषता एक वक्र, खुला परिपथ विशेषता वक्र। शून्य लोड पर टर्मिनल वोल्टेज फील्ड करंट के बीच बनाया गया वक्र ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। वोल्ट IF, रेटेड ISC, FAR, FO, FR, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, EPH, VPH। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अल्टरनेटर में आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट व एक्साइटेशन करंट के बीच बनाया गया वक्र शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट, लीडिंग पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर। लोड पर टर्मिनल वोल्टेज व लोड करंट के बीच बनाया गया वक्र लोड विशेषता वक्र कहलाता है। EMF इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। ERMS बराबर 2.22 फाई एफ जेड KP KD। यहाँ पर जेड बराबर 2 गुणे के कैपिटल T। देखिए ERMS बराबर 4.44 फाई FT KP KD वोल्ट्स। फाई प्रति पोल फ्लक्स वेबर में, एफ आवृत्ति हर्ट्ज में, जेड प्रति फेज चालकों की संख्या, टी प्रति कॉइल टर्न की संख्या, केपी पिच फैक्टर, केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए फेज सीक्वेंस। 3 फेज प्रत्यावर्तक के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के फेज क्रम महत्वपूर्ण है। यदि फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो प्रत्यावर्तक तथा ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में संयोजित करना असंभव होगा। फेज अनुक्रम निम्न प्रकार होते हैं। RYB। फेज अनुक्रम की जांच के लिए फेज क्रम टेस्टर या सूचक, फेज सीक्वेंस टेस्टर या फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर। डीसी मशीनों में पावर फैक्टर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः शक्ति वाट, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट में व्यक्त की जाती है, परंतु एसी मशीनों की शक्ति लोड करंट द्वारा निर्धारित होती है, जो पावर फैक्टर cos फाई पर निर्भर करती है। अतः प्रत्यावर्तकों की शक्ति किलो वोल्ट एम्पीयर या मेगा वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त की जाती है। अतः किलोवाट बराबर किलो वोल्ट एम्पीयर cos फाई बराबर किलोवाट बटे KVA। बड़ी क्षमता लार्ज कैपेसिटी वाले अल्टरनेटर को मेगा वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है। 1 मेगा वोल्ट एम्पीयर बराबर 1000 किलो वोल्ट एम्पीयर। प्रत्यावर्तक पर एक नेम प्लेट लगाई जाती है जिसमें संपूर्ण विवरण अंकित किया जाता है। लॉसेस ऑफ एन अल्टरनेटर। कॉपर लॉस, ताम्र हानियाँ आर्मेचर वाइंडिंग के उच्च प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। पहला स्टेटर फील्ड लॉस IS स्क्वायर RS स्टेटर प्रतिरोध, IS स्टेटर धारा है। रोटर फील्ड लॉस IR स्क्वायर RR, जहाँ RR रोटर प्रतिरोध, IR रोटर धारा है। आयरन लॉस
लौह हानि दो प्रकार की होती है, पहला हिस्टैरिसीस लॉस पीएच, दूसरा एडी करंट लॉस पीई। अब देखिए मैकेनिकल लॉस। आर्मेचर में वायु घर्षण से बियरिंग के घर्षण, ब्रूसों व कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली हानियाँ। इसे निम्न तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। स्ट्रे हानि, लौह हानि, यांत्रिक हानि, नियत हानि। लौह हानि यांत्रिक हानि प्लस शंट फील्ड हानि। अस्थिर हानि आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड लॉसेस। अतः कुल हानि बराबर नियत हानि प्लस अस्थिर हानि। अब देखिए सिंक्रोनस टॉर्क टीएस। टीएस बराबर 3 गुणे के पीएस गुणे के 60 बटा के 2 पाई एन एस। यहाँ एन एस तुल्यकालिक गति, पीएस तुल्यकालिक शक्ति। सिंक्रोनस पावर पी बराबर होता है ई जीरो इंटू वी बटे के एक्स एस इंटू 3 गुणे के साइन डेल्टा। यहाँ डेल्टा 90 अंश तो पी मैक्स होगा, पी मैक्सिमम होगा। 3 गुणे ई जीरो गुणे वी गुणे एक्स एस। यहाँ डेल्टा पावर एंगल है। इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक की दक्षता आउटपुट बटा के इनपुट गुणे के 100। ईटा बराबर निर्गत बटा के निर्गत प्लस हानियाँ गुणे के 100। ईटा बराबर आउटपुट पावर बटा के आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ईटा बराबर किलो वोल्ट एम्पियर आउटपुट गुणे कास फाई बटा के किलो वोल्ट एम्पियर आउटपुट गुणे कास फाई प्लस कुल ताम्र हानि प्लस स्थिर हानि। अब देखिए प्रत्यावर्तक की दक्षता ज्ञात करने के लिए उसमें होने वाली हानियों को ज्ञात करना आवश्यक है। देखिए हंटिंग दोष, फेज स्विंगिंग दोष। कम गति उच्च दक्षता वाले प्रत्यावर्तक में जब लोड बदलता है तब एक क्षण के लिए अल्टरनेटर की स्पीड भी परिवर्तित हो जाती है। इस सिद्धांत को हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहते हैं। हंटिंग दोष के कारण रोटर कंपन करने लग जाते हैं। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग को सेलिएंट पोल रोटर पर स्थापित किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग। देखिए डैम्पर वाइंडिंग, कॉपर बार्स, एंड रिंग, रोटर फील्ड वाइंडिंग, शाफ्ट, रोटर पोल, ए पोल सुपार्ट। हंटिंग को कम करने के लिए पोलों के सिरों पर खांचे बना दिए जाते हैं और उसमें डैम्पर वाइंडिंग डाल दी जाती है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। एक या अधिक प्रत्यावर्तक को दूसरे प्रत्यावर्तक या सामान्य बस बार के समांतर में संयोजन की विधि को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए समांतर परिचालन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। एक मशीन की अपेक्षा कई समांतर क्रम में जुड़ी मशीनें एक से ज़्यादा लोड को सप्लाई कर सकती हैं। दूसरा, कई मशीनों के समांतर क्रम में चलने से शक्ति संयंत्र की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि किसी एक इकाई के खराब होने की स्थिति में पूरा संयंत्र बंद नहीं होता बल्कि बाकी मशीनों की सतत सप्लाई जारी रहती है। तीसरा, कई मशीनों के समांतर क्रम में प्रचालन से यदि किसी एक या अधिक मशीनों की मरम्मत की जरूरत हो तो उसको बिना संयंत्र को हानि पहुंचाए बंद कर उसकी मरम्मत की जा सकती है तथा बाकी मशीनें सप्लाई जारी रखती हैं। चौथा, प्रत्यावर्तक सबसे अधिक किफायती तब होता है जब यह अपने फुल लोड पर चलता है। यदि एक ही प्रत्यावर्तक द्वारा पूरे संयंत्र को चलाया जाए तो उस प्रत्यावर्तक को हमेशा फुल लोड पर चलाना संभव नहीं है, परंतु यदि कई मशीनें समांतर क्रम में चल रही हो तो केवल उनका कुछ भाग बदलते हुए लोड पर चलता है, जबकि बाकी मशीनों को फुल लोड पर चलाया जा सकता है, जो संयंत्र को अधिक दक्ष बनाता है। यदि संयंत्र में अधिक लोड की मांग होती है तो प्रत्यावर्तक को समांतर क्रम में जोड़कर इस मांग की पूर्ति की जा सकती है। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रत्यावर्तक का प्रत्येक फेज चालक आर वाई बी पहले से कार्यरत प्रवर्तक के संबंधित फेज आर वाई आर डैश वाई डैश बी डैश में जोड़े जाने के समय दोनों के संबंधित फेज का विभव समान होना चाहिए।
दोनों प्रत्यावर्तकों का फेज क्रम समान होना चाहिए, अर्थात यदि पहले से कार्यरत प्रत्यावर्तक का फेज क्रम RYB है तो इसके समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रत्यावर्तक का फेज क्रम भी R', Y', B' होना चाहिए। दोनों प्रत्यावर्तकों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दोनों प्रत्यावर्तक का फेज कोण समान होना चाहिए। दोनों प्रत्यावर्तक के संबंधित फेजों का विभव तभी समान होगा जब दोनों का RMS विभव समान होगा। इसलिए संबंधित फेजों का विभव पूरे समय एक समान तभी होगा यदि उनका फेज तथा परिमाण समान हो। अतः पहला शर्त चौथा आवश्यक है। अब देखिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। किसी चालू अल्टरनेटर के साथ कोई दूसरा अल्टरनेटर समांतर क्रम में जोड़ने की क्रिया तुल्यकालीकरण कहलाती है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए शर्तें: पहला, दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा, वोल्टेज समान होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन के लाभ: अतिरिक्त लोड को सहन करना। दोष होने पर अल्टरनेटर को हटाकर नया जोड़ा जा सकता है। अल्टरनेटर की मरम्मत व रख रखाव समयानुसार किया जा सकता है। अब देखिए सिंक्रोनाइजिंग मेथड, डार्क लैंप मेथड। एक मुख्य प्रत्यावर्तक यम शुरू में लगाया जाता है। उसे मुख्य बस बार से फेजों के क्रम RYB के अनुसार जोड़ा जाता है। एक मुख्य स्विच लगाया जाता है जिससे सप्लाई को बंद तथा चालू किया जा सके। जिस प्रत्यावर्तक को समांतर क्रम में जोड़ना है उसे किसी भी क्षण मुख्य स्विच को ऑन कर देखने के लिए डार्क लैंप विधि काम में ली जाती है। मुख्य स्विच के सापेक्ष एक ही फेज BB' पर दो लैंप श्रेणी में संयोजित हैं। YY' पर दूसरे लैंप का जोड़ा तथा R' पर तीसरे लैंप का जोड़ा युग्मित है। यदि प्रत्यावर्तक की सभी शर्तें अर्थात आवृत्ति, विभव, फेज क्रम दोनों प्रत्यावर्तकों की समान होगी तो सभी लैंप एक साथ जलेंगे तथा बुझेंगे। यदि लैंप एक साथ न जले तथा बुझे तो प्रत्यावर्तक जिसको समांतर क्रम में जोड़ना है कि दो तार आपस में बदल दें। देखिए मेन अल्टरनेटर X, B', Y', R', BYR। देखिए BYR बस बार। जब सभी लैंप डार्क या बुझे हों तो मुख्य स्विच को ऑन करना चाहिए। यह कम केवीए के प्रत्यावर्तक के तुल्यकालन की सरल एवं प्रभावशाली विधि है। इसका मुख्य दोष यह है कि इसमें प्रत्यावर्तक की कम या अधिक गति का पता नहीं चलता है। ब्राइट लैंप मेथड। एक डार्क तथा दो ब्राइट लैंप विधि, वन डार्क एंड टू ब्राइट लैंप मेथड। यह एक मुख्य प्रत्यावर्तक मुख्य बस बार से जुड़ा होता है। उसके समांतर में दूसरे प्रत्यावर्तक को चलाना है। मुख्य स्विच के सापेक्ष लैंपों के 3 जोड़े लगाए जाते हैं। RYB बस बार लैंप, RYB- इनकमिंग अल्टरनेटर, रनिंग अल्टरनेटर। इस प्रकार के लैंप घूमती हुई रोशनी देते हैं। यह रोशनी किसी भी दिशा में चक्र में घूमती हुई दिखाई दे सकती है। जिस प्रत्यावर्तक को समांतर क्रम में जोड़ना है की गति को व्यवस्थित करते करते जब लैंपों की रोशनी में बदलाव बहुत धीरे हो तथा एक लैंप बुझ जाए तो मुख्य स्विच को ऑन करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः 3 किलोवोल्ट एम्पीयर के प्रत्यावर्तकों के लिए उपयोगी है। अब देखिए सिंक्रोनो स्कोप मेथड। देखिए बस बार RYB, स्लो फास्ट सिंक्रोनो स्कोप, अल्टरनेटर 1, अल्टरनेटर 2, सिंक्रोनाइजिंग स्विच। प्रत्यावर्तकों को समांतर क्रम में चलाने के लिए सिंक्रोनो स्कोप विधि अत्यंत श्रेष्ठ है। यह पहले से लगे प्रत्यावर्तक तथा जिस प्रत्यावर्तक को जोड़ना है उसके विद्युत वाहक बल के
फेज संबंध को दर्शाता है। इसके समांतर में जोड़े जाने वाले प्रत्यावर्तक की गति कम होती है या अधिक, यह पता चल जाता है। सिंक्रोनोस्कोप विधि का अधिकतर प्रयोग अधिक केवीए के शक्ति संयंत्रों पर तुल्यकालन हेतु किया जाता है। तुल्यकालन करने हेतु दो सहायक बस बार भी लगी रहती हैं, जिन्हें तुल्यकालिक बस बार भी कहा जाता है। इस विधि में सिंक्रोनोस्कोप के रोटर को सदैव सहायक बस बार से जोड़ना चाहिए। सिंक्रोनोस्कोप के स्टेटर को मुख्य बस बार से जोड़ना चाहिए। जब समांतर में आने वाले प्रत्यावर्तक को साधारण गति पर चलाया जाता है तो धीरे धीरे इसके विभव का क्षेत्र उत्तेजन बदलकर मुख्य बस बार विभव के समान किया जाता है। सिंक्रोस्कोप को ऑन करके समांतर में आ रहे प्रत्यावर्तक की गति इस प्रकार समंजित की जाती है कि पॉइंटर शून्य पर ठहर जाए। प्रत्यावर्तक के मुख्य स्विच को ऑन करने का यही सही समय होता है। स्विच ऑन करने के पश्चात सिंक्रोनोस्कोप को सप्लाई से पृथक कर लेना चाहिए। अब देखिए अल्टरनेटर में गतिज ईएमएफ का सूत्र E0 बराबर होता है BL साइन थीटा। यहाँ B फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर में, L चालक की लंबाई मीटर में, V वेग मीटर पर सेकंड में, थीटा हुआ कोण जिस पर चालक बल रेखाओं को काटता है। वर्तमान में अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन हेतु सिंक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बड़े अल्टरनेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, छोटे अल्टरनेटर में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत का उत्पादन 11 किलोवोल्ट तथा अधिकतम 33 किलोवोल्ट पर किया जाता है। जब अल्टरनेटर का लोड हटा लिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। यदि अल्टरनेटर की आवृत्ति बढ़ती है तो वोल्टेज भी बढ़ते हैं। जब दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हो तो एक को डिस्कनेक्ट करना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील कर देना चाहिए। अल्टरनेटर में वोल्टेज निम्न कारण से कम होते हैं। पहला, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति एसी जनित्र अथवा अल्टरनेटर कहलाती है। अल्टरनेटर की बॉडी अथवा फ्रेम कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अल्टरनेटर के स्टेटर में मुख्यतः आर्मेचर कोरें होती हैं जिनकी आंतरिक परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर कोर की एड़ी क्षति का मान कम रखने के उद्देश्य से सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। अल्टरनेटर पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाले भाग रोटर कहलाता है। सेलियंट पोल रोटरों का उपयोग 375 से 1000 आरपीएम घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है। बेलनाकार पोल रोटर द्वारा 50,000 केवीए से 2 लाख केवीए तक का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। एक्साइटर द्वारा उत्पन्न किया गया डीसी विद्युत वाहक बल 2 स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान किया जाता है। अल्टरनेटर के उत्तेजन को कम एवं अधिक करने के लिए एक्साइटर परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर के स्लिप रिंगों पर ब्रश लगे होते हैं जिनसे उत्पन्न की गई एसी प्राप्त की जाती है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन हेतु फेज एंगल की अधिकतम सीमा ±20 अंश तक होती है। किसी अल्टरनेटर में प्रेरित होने वाले वैद्युत वाहक बल की आवृत्ति फील्ड पोल्स की संख्या तथा रोटर की घूर्णन गति के क्रमानुपाती होती है।